हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स स्मैश में। आज आपके सामने हम जो लेके आए हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर का नाम है आपका एनपीओ, जो आपका टर्म टू एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर के लिए, जिसमें उसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। तो हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टुडे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आपके सामने लिखे हुए हैं, और भी हम आज डिस्कस करेंगे जो कि अभी हम आगे फर्दर लिखेंगे बोर्ड पर। तो कैसे कैसे है एनपीओ, क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं एनपीओ में, तो हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि एनपीओ से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। आपके 3 क्वेश्चन आपके एनपीओ से आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा आपका 3 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से टोटल वेटेज जो एनपीओ की रहेगी वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, इस तरीके से आपको डिटेल में इस पर यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी इस चैनल पर। तो आप बने रहें, और इस पर आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि एनपीओ क्या होता है। देखिए बेसिकली एनपीओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनपीओ की फुल फॉर्म होती है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जिनका मोटिव सोसाइटी को सर्विस देना होता है, सोशल वेलफेयर होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन द एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक। सर्विस देना ही उनका मेन एम होता है, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन एम नहीं होता है। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ की ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या एनजीओ के अंडर हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो एनपीओ होती हैं इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो ये आपका क्या नहीं बनाते होंगे, पी एंड एल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो ये एनपीओ जो होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो होते क्या है आपको समझना, धीरे धीरे से समझाना है कि मीनिंग ऑफ एनपीओ में आपको क्या लिखना चाहिए। मीनिंग ऑफ एनपीओ बेसिकली आएगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं बस वीडियो में कि एनपीओ होता क्या है। चलिए, तो मीनिंग ऑफ एनपीओ हमने आपको समझा दिया कि वो एनजीओ या एनजीओ कहो या एनपीओ कहे, बात एक ही है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन द एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट बट एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी। तो वो से हम एनपीओ कह सकते हैं। चलिए, फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं एनपीओ के। देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पहला फीचर है, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। एनजीओ में या एनपीओ में जो मेंबर, देखिए ओनर कौन होते हैं, मेंबर होते हैं। एनपीओ में जो मेंबर होते हैं वो ओनर कहलाते हैं। तो ओनर, मेंबर और एनपीओ बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट मींस क्या होता है, ओनर एंड एंटिटी, ओनर एंड एंटरप्राइजेस बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका मतलब जो मेंबर हैं और एनजीओ जो फॉर्म की गई है वो ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेपरेट होती है। इसका मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आर एप्लीकेबल इन एनपीओ। दूसरा फीचर्स क्या है, सर्विस। देखिए एनपीओ का जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एनजीओ का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो ये इसका सेकंड फीचर हो गया। ये कैसी फॉर्म में, एनजीओ की फॉर्म में हम इनको चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में इनको क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किस फॉर्म में, चैरिटेबल ट्रस्ट। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एनपीओ को किस फॉर्म में हम रजिस्टर्ड करा सकते हैं, एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। आपसे बोला जाए कि स्कूल भी एनजीओ की फॉर्म में रजिस्टर्ड होते हैं। स्कूल भी, जब कोई भी पर्सन स्कूल ओपन करने की कोशिश करता है या स्कूल ओपन करना चाहता है तो उसे अपने स्कूल को एज ए एनजीओ ही रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो इनका किस फॉर्म में, चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में ये रजिस्टर्ड होते हैं। इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेजिंग कमेटी मैनेज करता है। एनजीओ को मैनेजिंग कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर। मैनेजिंग कमेटी को कौन इलेक्ट करता है, मेंबर इलेक्ट करते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है।
फॉर्म्स किसकी फॉर्म में, चैरिटेबल फॉर्म में ये रजिस्टर्ड होते हैं। इसको मैनेज कौन करता है, मैनेजिंग कमेटी मैनेज करती है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम इसके क्या होते हैं, देखिए बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द एनजीओ इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसका मेन सोर्स होता है, डोनेशन होता है इसका, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन कौन देता है, मेंबर पे करते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन में आप मेंबर बनना चाह रहे हैं तो मेंबर बनने के लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम हम कह सकते हैं एनपीओ की, एनजीओ की सब्सक्रिप्शन। और दूसरा डोनेशन भी हम कह सकते हैं कि लोग बाग डोनेट करते हैं एनजीओ को, तो डोनेशन भी इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो बहुत सारे और भी सोर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ जी, तो ये इसके फीचर्स थे एनपीओ के जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं एनपीओ में। तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट आपके बनाए जाते हैं एनजीओ में। एनपीओ या एनजीओ बात एक ही है। तो एनपीओ में ये 3 अकाउंट, फाइनल अकाउंट आपके बनाए जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट का हमने आपको बताया कि मीनिंग क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है। देखिए एक बात बता दूं, रिसीट मीन्स जो इनकम आपको जनरेट हो रही है, मतलब पैसा आ रहा है उसे रिसीट बोलेंगे, अगर पैसा जा रहा है तो उसे पेमेंट कहेंगे। पेमेंट मीन्स आप किसी का पेमेंट कर रहे हो तो उसे पेमेंट हो गया। पैसा अगर आपको मिल रहा है, इनकम हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो हो गई आपकी रिसीट। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है ये कैश बेसिस बनाया जाता है, कैश बेसिस। क्यों, क्योंकि ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का होता है, ये एक कैश बुक की तरह का होता है। किस बुक की तरह का होता है, कैश बुक की तरह का होता है। जैसे आपने क्लास 11th में कैश बुक की होगी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो उसी की तरह का ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। और ये भी किस बेसिस पर बनाया जाता है, कैश बेसिस। इसका मतलब ये है कि रिसीट एंड पेमेंट में ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ध्यान रखिएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही आपकी रिसीट एंड पेमेंट में आती हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो रिसीट एंड पेमेंट आपका किस बेसिस बनाया जाता है, कैश बेसिस बनाया जाता है। सिर्फ इसमें कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, फीचर्स क्या है रिसीट एंड पेमेंट के, इसका नेचर क्या है, ये किस बेसिस बनाया जाता है। देखिए ये रियल इसका नेचर होता है, क्योंकि इसमें कैश आता है कैश जाता है, तो रियल नेचर का होता है, रियल अकाउंट कह सकते हैं हम इसे। पीरियड, इसमें करंट ईयर, इसमें देखिए पीरियड से कोई भी लेना देना नहीं होता। अगर आपको करंट ईयर में अमाउंट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, लेकिन अगर करंट ईयर में आपको अमाउंट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, तो वो इस रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी ईयर से हो। तो पीरियड से इस रिसीट एंड पेमेंट पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू, देखिए आपको पता है ट्रांजैक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर, इस नेचर से भी कोई भी इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर के हों चाहे रेवेन्यू नेचर के हों। अगर आपको कैश की फॉर्म में वो ट्रांजैक्शन है, कैश की फॉर्म में, जैसे हमने फिक्स एसेट्स को सेल किया, फिक्स एसेट्स बेचना एक कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, जैसे हम कैपिटल रिसीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल रिसीट। फिक्स एसेट से पैसा मिल रहा है, कैपिटल रिसीट हो रही है, तो वो किधर आएगा, आपका रिसीट साइड आएगा। अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया तो वो हो गया कैपिटल पेमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं उसे। क्या बोल सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो किधर आएगा, पेमेंट साइड, क्योंकि जो पेमेंट है तो इससे नेचर से कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। चाहे आप पेमेंट कैपिटल नेचर के लिए कर रहे हो, चाहे आप पेमेंट रेवेन्यू नेचर के लिए कर रहे हो, वो रिसीट एंड पेमेंट में तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। इसका मतलब पीरियड से और नेचर से इस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये आपको दोस्तों समझना पड़ेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश बेसिस बनाया जाता है।
तो कैश ट्रांजैक्शन ही आते हैं, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन आपके नहीं आएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब जो पैसा अभी दिया नहीं है तो ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ भी पेमेंट अभी नहीं किया है, या एक्रूड इनकम कुछ मिलना है अभी मिला नहीं है, तो ये ऐसे नॉन कैश ट्रांजैक्शन आपके नहीं आते। बेसिकली नॉन कैश क्या, एडजस्टमेंट भी हम बोल सकते हैं, तो कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं आती है, ध्यान रहे। ओपनिंग और क्लोजिंग, हाँ, रिसीट एंड पेमेंट आपका स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से और क्लोज होता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस पर। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट में बिल्कुल रहता है, किस नाम से, कैश और बैंक के नाम से आपको मिल सकता है। तो ये आपको फीचर्स हमने कंप्लीट करा है। अगर आपको किसी को यहाँ तक डाउट है, अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए बेसिकली अगर हम क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपके सिलेबस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किन बातों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ाया ये बेसिक है, इसको देखकर आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये भी पढ़ना है क्या। ये तो बस मैंने ओरली आपको बताया है, आप एक बार बस गो थ्रू आप कर सकते हैं, बट बेसिकली ये नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा कि हाँ इसी ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और क्वेश्चंस आपको बताएंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और 100% आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्वेश्चन वाली को आपको सब बताया जाएगा और सैंपल पेपर के आधार पर हम ये आपको पढ़ाएंगे कि कैसे सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बनाया है उसमें कैसा क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। चलिए क्या है कि मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो एनपीओ का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। एनपीओ का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना। अब जब प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है कोई भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एनजीओ का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, तो ये पी&एल अकाउंट नहीं बनाएगी। तो पी&एल की रिप्लेस पर क्या बनाएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएगी। तो एनजीओ एनपीओ जो बनाता है वो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है। इसमें जो एनजीओ को जो इनकम हो रही है वो इनकम साइड लिखी जाएंगी और जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो एक्सपेंडिचर साइड लिखे जाएंगे। हम आपको फॉर्मेट भी बताएंगे किस तरीके का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट होगा, क्या क्या चीजें इनकम साइड आ सकती हैं, क्या क्या चीजें एक्सपेंडिचर साइड आ सकती हैं। तो हम एक्सपेक्टेड चीजें हम आपको बताएंगे। आगे क्या कह रहा है, फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। देखिए नेचर, ये एक नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर क्यों, क्योंकि इसमें आपके इनकम और एक्सपेंस आते हैं, तो इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल के अकॉर्डिंग आते हैं, तो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये किस बेसिस अकाउंटिंग बनाया जाता है, ये बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस। ये बनाया जाता है आपका एक्रूअल बेसिस। इसका मतलब ये है कि कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस बनाया जाता है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग पीरियड ये सिर्फ करंट ईयर की अकाउंटिंग पीरियड ही की जाती है। इट मींस ओनली करंट ईयर इनकम, ओनली करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड होते हैं। क्या क्या, करंट ईयर इनकम और करंट ईयर एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड होते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड की अगर बात करें तो ये सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर से है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो इसमें नहीं आएगी। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन ही इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन या इनकम या एक्सपेंस नहीं आते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसका नहीं होता है। इसमें सिर्फ लास्ट में आपका या तो सरप्लस निकलेगा या आपका डेफिसिट निकलता है। इसका कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है।
सरप्लस क्या, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस होगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपका डेफिसिट निकल के आएगा। दो बातें इसमें आपको सीखने वाली हैं, क्या, एक तो करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, करंट ईयर की ही ट्रांजैक्शन, करंट ईयर का ही एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की इनकम, एक बात ये। दूसरी बात ये, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती है, ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन, और वो भी किस नेचर की होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। वही दो चीजें इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी, अदरवाइज और जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में चली जाती है। तो ये बात आपको समझना है दोस्तों। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आगे हम आपको फॉर्मेट बताने जा रहे हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट को। हाँ जी, तो हम आपके सामने ये फॉर्मेट बना हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। तो जो काफ़ी सारी चीज़ें बेसिकली आती हैं इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, कोई भी अगर एनपीओ में इनकम हो रही है वो रिकॉर्ड होगी आपके इनकम साइड, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो रिकॉर्ड होगा आपके एक्सपेंडिचर साइड। तो वैसे बेसिकली हमने ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, और भी कोई इनकम हो और भी कोई एक्सपेंडिचर हो अदर देन दिस तो वो भी इनकम और इनकम साइड आएगी और एक्सपेंडिचर साइड आएगा। लेकिन बट अब आपको इसको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे, और ये सारा चीज़ें हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बताएंगे कि क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या लेस होती हैं, क्यों होती हैं, विद रीज़न आपको बताया जाएगा। तो आप चिंता वाली बात नहीं करें, ये आपको हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड हम आपको फॉर्मेट बना के बता रहे हैं। क्या है कि ये इनकम साइड, क्या मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन एक मेन इनकम होती है एनजीओ की, तो हमने इधर इनकम साइड सब्सक्रिप्शन लिखा। इसमें ऐड क्या होता है वो हमें समझना है। देखो हम आपको क्या अभी सिर्फ याद कराने की कोशिश कराएंगे, लर्न कराने की, इनको हम समझाएंगे नहीं, समझाएंगे हम आपको क्वेश्चंस में और नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन का एक सेपरेट टॉपिक है। अब इसी सब्सक्रिप्शन पर अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जो यहां से यहां तक का जो पॉइंट है इसी पर एक क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का, इन्हीं पॉइंटों पर। देखो 3 मार्क्स वाला पॉइंट 5 में भी आ रहा है, और ये पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका 5 का आएगा, 5 में आपका ये पॉइंट भी आएगा जो 3 मार्क्स का, इसका सेपरेट क्वेश्चन बनेगा एक 3 नंबर का, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 में भी काम आएगा और 3 का तो अलग बनेगा ही बनेगा। तो ये क्या ऐड होता है क्या लेस होता है वो आपको समझना है, बस अभी सिर्फ आपको याद करना है क्या ऐड होता है क्या लेस होता है, और आपको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, क्यों, रीजन क्या है इसका वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन में 2 चीज ऐड होती हैं, 2 चीज हमेशा याद रखिए। एक तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और वो भी एंड किस साल का होना चाहिए, करंट ईयर से एंड होना चाहिए, करंट ईयर में एंड होना चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड है और वो भी करंट ईयर के एंड में है तो वो ऐड होगा। एडवांस होगा तो बिगिनिंग में होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, याद रखिएगा। ये 2 आइटम ऐड होते हैं, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और क्या आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये आपका ऐड होगा, और भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला माइनस होता है और एडवांस एंड वाला माइनस होता है। देखिए उल्टा है, कैसे, आउटस्टैंडिंग तो एंड वाला ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला माइनस होता है, एडवांस बिगिनिंग वाला ऐड होता है, एडवांस एंड वाला माइनस होता है। तो होप सो शायद आपको ये याद हुआ होगा, क्यों होता है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं बार बार बता चुका हूं। फिर आपकी इनकम एंट्रेंस फीस है, अगर आपको कोई डोनेशन मिला है, मैं यहाँ पे डोनेशन जनरल डोनेशन की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक डोनेशन की बात नहीं कर रहा। अगर कोई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिलता है तो वो आपका बैलेंस शीट में जाता है, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वो कैपिटल रिसीट बन जाती है। और मैंने आपको बताया था कि ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम ही इधर आते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। तो कोई भी डोनेशन या कोई भी इनकम आपको स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसा मिल रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये जनरल डोनेशन की बात हो रही है, इस डोनेशन को आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये इनकम साइड आपका रिकॉर्ड होगा। फिर अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची है
और बेचने पर क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट भी आपका इधर रिकॉर्ड होगा इनकम साइड, क्योंकि प्रॉफिट फिक्स एसेट्स बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो एक इनकम है, तो इधर आएगा। अगर कोई डिविडेंड वगैरह मिल रहा है तो वो भी इनकम हो गई, अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी एक इनकम है, और भी बहुत सारी इनकम आ सकती हैं। ये डेफिसिट का मतलब क्या है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर का अमाउंट टोटल ज्यादा है इनकम से, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, आपका डेफिसिट होगा। और अगर आपकी इनकम साइड का टोटल ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होगा, सरप्लस होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सैलरीज, आपका सैलरीज में क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, वही वाली बात, ये ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका क्या होता है, माइनस होता है। प्लीज आप इसको याद रखिएगा अच्छे से। आपका एक प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसमें आपका क्या माइनस होता है, अगर प्रीपेड करके भी कुछ दे रखा है तो उसे भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ध्यान रखिएगा क्यों करते हैं, वो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका रीजन क्या है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर कोई असेट्स बेचने पर, फिक्स असेट्स बेचने पर हमें लॉस हुआ है तो वो एक एक्सपेंडिचर है, लॉस है, वो भी इधर आ जाएगा। कंज्यूम्ड वाला टॉपिक में जो कंज्यूम्ड वाला है, ये कंज्यूम्ड वाला टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो भी, ये टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कंज्यूम्ड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उतना ही अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कभी कभी आपने या तो एफडी करा दिया, लोन ले लिया, तो लोन पर क्या देना पड़ सकता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट करा है। इस तरीके से बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका बनेगा। क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें माइनस होती हैं, ये आपको मैंने शो करी हैं। क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, और ये 2 चीजें माइनस होंगी, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। एक प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस हो जाता है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। उसी के साथ थैंक यू।